बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई कई दिनों तक उसके घर चूल्हा नहीं जलता था। पहनने को पुराने कपड़े और खाने को कुछ नहीं। पेट भरने की आस में वह रोज सुबह गांव की गलियों में निकलता और दरवाजों पर हाथ फैलाकर भीख मांगता। शुरू में कुछ लोग दया दिखा देते थे, पर समय के साथ गांव वालों का नजरिया बदल गया। उन्हें लगने लगा कि धनराज मेहनत से बचता है। धीरे धीरे लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया और एक दिन ऐसा आया जब उसे कोई भी भीख देने को तैयार नहीं रहा। मजबूरी में धनराज अब हर सुबह गांव के बाहर पड़े कूड़े के ढेर के पास जाने लगा। वह वहां कचरा हटाकर देखता कि शायद कुछ खाने लायक मिल जाए। अगर बासी रोटी का टुकड़ा या बाजरे के कुछ दाने मिल जाते तो वही उसका सहारा बनते। कई बार कुछ भी न मिलने पर उसे पूरा दिन भूखा ही गुजारना पड़ता। एक दिन किस्मत ने उस पर हल्की सी मेहरबानी की। जब वह कूड़े में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसकी उंगलियों को एक सिक्का लगा। मिट्टी साफ की तो वह 20 पैसों का सिक्का निकला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उस सिक्के को अपने फटे हुए कपड़े में कसकर बांध लिया, मानो कोई अनमोल दौलत मिल गई हो। फिर झोपड़ी में लौटकर थोड़ा पानी पिया और थकान से सो गया। अगली सुबह वह फिर उसी जगह पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पर बड़ी बांस की टोकरी उठाए जा रहा था। टोकरी के भीतर से जानवरों की हलचल सुनाई दे रही थी। धनराज ने उसे रोककर कहा, भाई जरा बताओ तो सही, इस टोकरी में क्या है? वह आदमी ठहर गया और बोला, इसमें ही मोर हैं, बेचने के लिए ले जा रहा हूं। पास ही दो धनवान व्यक्ति खड़े थे। उनके नाम थे सेठ कैलाश दत्त और सेठ त्रिवेणी प्रसाद। दोनों धनराज की हालत देखकर हंस पड़े। एक ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे भाई, इसे क्यों दिखा रहे हो? यह तो खुद एक वक्त की रोटी का मोहताज है। भला यह तुम्हारे ही मोर कैसे खरीदेगा? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो अपना सामान बेचना है। जिसने बुलाया है उसके पास जाना ही मेरा धर्म है। यह सुनकर पास खड़े दोनों रईस फिर ताने कसने लगे। यह आदमी रोज कूड़े के ढेर से दाने बीनता है और उसी से पेट भरता है, एक सेठ बोला। दूसरा हंसते हुए बोला, अगर इसके पास पैसे होते तो पहले खुद के लिए खाना खरीदता। भला यह कोई मोर क्या खरीदेगा? उनकी बातों पर धनराज ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने फटे कपड़े की गांठ खोली और उसमें से वही 20 पैसों का सिक्का निकालकर मोर बेचने वाले के सामने रख दिया। वह बोला, भाई, इन्हीं 20 पैसों में मुझे एक मोर दे दो। यह सुनते ही दोनों अमीर जोर से हंस पड़े। मजाक उड़ाते हुए एक सेठ ने धनराज के गाल पर हल्की सी चपत मार दी। धनराज का चेहरा शांत ही रहा। उसने नम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो सिर्फ इस आदमी से मोर खरीदने की बात की है। यह सब देखकर मोर बेचने वाला कुछ पल चुप रहा। फिर उसने टोकरी खोली और उसमें से एक नन्हा सा नीले हरे पंखों वाला मोर का बच्चा बाहर निकाला। उसने उसे धनराज की हथेलियों में रखते हुए कहा, ले भाई, आज से यह तुम्हारा हुआ। इसका नाम मैं नीलू रखता हूं। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए दोनों सेठों की ओर मुड़ा और बोला, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि यह गरीब कुछ खरीद नहीं सकता, लेकिन देखो, जिसे तुम सबसे कमजोर समझते थे उसी ने अपने पैसों से मोर खरीद लिया। यह सुनते ही दोनों अमीर शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। मोर बेचने वाला यह सब देखकर मुस्कुराया और फिर बिना देर किए अपनी राह पकड़ ली। धनराज वहीं कूड़े के ढेर के पास बैठ गया और हाथों से कचरा हटाकर दाने खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे कुछ बाजरे के दाने मिल गए। उसने मन ही मन सोचा, इनमें से थोड़ा मैं खा लूंगा और बाकी अपने मोर नीलू को खिला दूंगा। इसके बाद वह नन्हे मोर को संभालते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछाई और मोर को अपने पास बैठा लिया। रात धीरे धीरे गहराने लगी और थकान के कारण दोनों ही सो गए। अब यही उसका रोज का जीवन बन गया। हर सुबह धनराज कूड़े के ढेर के पास जाता, दानों की तलाश करता, थोड़ा खुद खाता और थोड़ा अपने मोर को खिला देता। दिन भर दोनों साथ रहते और शाम होते ही उसी चटाई पर एक दूसरे के पास सो जाते। यह क्रम कई महीनों तक यूं ही चलता रहा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को धनराज की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई धीमे स्वर में उसे पुकार रहा हो, मालिक, मालिक, मेरी बात सुनो। यह सुनते ही धनराज घबरा गया। वह उठकर बैठ गया और बोला,
कौन है जो मुझे इस अंधेरी रात में मालिक कहकर बुला रहा है? तभी फिर वही आवाज आई, मालिक मैं हूं, आपका मोर नीलू। इतना सुनते ही धनराज का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या कोई अनहोनी। धनराज ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन झोपड़ी के भीतर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर वही धीमी सी आवाज गूंजी, मालिक मैं हूं, आपका मोर। यह सुनते ही धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते स्वर में बोला, हे भगवान, यह कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूं या सचमुच जाग रहा हूं? भला कोई मोर इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? तभी मोर हल्की हंसी के साथ बोला, मालिक डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आगे आपको और भी हैरान करने वाली बातें देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। धनराज ने डरते डरते कहा, हाँ बोलो, अब तुम्हारी बात सुने बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मोर ने शांत स्वर में कहा, मालिक मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने खुद आपको अपना स्वामी चुना है, लेकिन एक समस्या है। आप रोज कूड़े के ढेर से दाने चुनकर लाते हैं और मैं एक पक्षी हूं। अगर हर समय यहीं पड़ा रहूंगा तो ठीक से जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे दिन में बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि हर शाम आपके पास लौट आऊंगा। धनराज का मन आशंका से भर गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं यह मोर फिर वापस ना आए, लेकिन फिर भी उसने भारी मन से अनुमति दे दी। सुबह होते ही नीलू पंख फड़फड़ाता हुआ झोपड़ी से बाहर निकला। देखते ही देखते वह इतनी तेजी से उड़ता चला गया कि धनराज की आंखों से ओझल हो गया। यह दृश्य देखकर धनराज फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, आज मेरा मोर मुझे छोड़कर चला गया, वह विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। उसकी हालत देखकर वे हंसने लगे। एक ने ताना मारते हुए कहा, तू तो सचमुच बड़ा मूर्ख है। अगर कभी तेरे हाथ पैसे भी आ गए तो खाने के बजाय तू जानवर ही खरीदेगा और फिर उसे ऐसे ही भगा देगा। उनकी बातों का धनराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सिर झुकाए फिर से कूड़े के ढेर की ओर दाने खोजने निकल पड़ा। उस दिन उसकी झोपड़ी उसे पहले से कहीं ज्यादा सूनी और उदास लग रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। धनराज ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नीलू पंख समेटे खड़ा था। उसे देखते ही धनराज की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोला, अरे मेरे नीलू, तू सचमुच लौट आया। मोर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मालिक, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे निभाया। सुबह मैं अपना भोजन खोजने गया था, लेकिन शाम को तो मुझे आपके पास ही लौटना था। नीलू ने गंभीर स्वर में कहा, मालिक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद यही उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह नीलू झोपड़ी से बाहर उड़ जाता, जंगलों और खेतों में अपना भोजन तलाशता और शाम होते ही वापस धनराज के पास लौट आता। यह देखकर आसपास के पड़ोसी हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, यह कोई साधारण मोर नहीं हो सकता। जरूर यह आदमी कोई तांत्रिक या जादूगर है, तभी यह पक्षी रोज लौटकर वापस आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। हर दिन की तरह नीलू सुबह निकलता, दूर दूर तक उड़कर जंगल में घूमता, तरह तरह के दाने और पत्ते खाता और शाम को लौटकर धनराज को दिन भर की सारी बातें बता देता। कहाँ गया, क्या देखा, किस जगह कितना सन्नाटा था। छठे दिन की बात है। नीलू एक घने जंगल में पहुंचा, जहां कंटीली झाड़ियां और ऊंचे पेड़ चारों ओर फैले हुए थे। वहीं वह कुछ कोमल हरे पत्ते चुग रहा था। तब एक विशाल वृक्ष की जड़ों के पास उसके पंजे किसी सख्त चीज से टकराए। उसने जिज्ञासा से मिट्टी कुरेदनी शुरू की। अचानक उसकी नजर एक तेज रोशनी पर पड़ी। मिट्टी हटाते ही उसके सामने एक बड़ा और चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। नीलू चौंक गया। यह तो अपार धन है, उसने मन ही मन सोचा। इतना कीमती कि इससे पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। फिर वह चिंता में पड़ गया। अगर मैं यह हीरा अपने मालिक धनराज को दे दूं तो लोग उस पर हमला कर देंगे। सब पूछेंगे कि इतना गरीब आदमी इतना बड़ा हीरा कहां से लाया। अगर वह कहेगा कि रास्ते में पड़ा मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। लोग उसे चोर समझ लेंगे या मार डालेंगे। नीलू ने निश्चय किया, मैं अपने मालिक को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। यह हीरा किसी बड़े राजा को देना ही सही होगा, ताकि इसका सही उपयोग हो सके। यह सोचकर उसने उस हीरे को एक बड़े